जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसीजी क्लासेज पर पुनः आपका हार्दिक अभिनंदनम, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। मित्रों, हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर पहला जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान का भौतिक विभाजन। राजस्थान के भौतिक विभाजन के अंदर हमने देखा कि राजस्थान को 4 मुख्य भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया जाता है, बांटा गया है, जिनके अंदर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद में अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्व का मैदान और 4 नंबर पे हाड़ौती पठार। राजस्थान के भौतिक विभाजन के अंतर्गत हमने तीनों पार्टों का अध्ययन पूर्व वाली क्लासों में कर लिया है। आज इसका अंतिम पार्ट, राजस्थान का भौतिक विभाजन का अंतिम पार्ट हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। तो हाड़ौती का पठार जो है, उस हाड़ौती की पठार का आज हम अध्ययन करेंगे। मित्रों, यहां मैं राजस्थान का मैप बनाने का प्रयास करूंगा जिससे हमारे चीजें क्लियर हो जाएं अच्छे से। ये हमारा राजस्थान, अभी इस राजस्थान के अंदर हमने 4 पार्ट किए। भौतिक विभाजन के अंदर 4 पार्ट देखे, जिसमें से पहले नंबर पे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। उसके बाद में हमने पढ़ा अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, और ये हमारा पूर्वी मैदान हुआ, पूर्वी मैदान। यहाँ तक संपूर्ण क्षेत्र पूर्वी मैदान को भी 4 पार्टों में डिवाइड करके हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती के पठार के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी अवस्थिति। इसकी अवस्थिति मीन्स इस लोकेशन। मोटे तौर पर प्रश्न पूछा जाता है, वहां पे सीधा सीधा प्रश्न किया जाता है कि हाड़ौती का पठार राजस्थान के कौन से भाग में स्थित है। तो इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे मैप में भी आप देख सकते हो, ये जो पार्ट है, इधर से हम देखें तो दक्षिणी भाग हो गया राजस्थान का, और इधर से पूर्वी भाग। तो यानी कि जो राजस्थान है उसके दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर हमारा हाड़ौती का पठार है। दक्षिणी पूर्वी भाग में हाड़ौती का पठार स्थित है। तो सबसे पहले तो इसकी दिशा पूछी जाती है। तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्व में, दक्षिण पूर्व में हाड़ौती का पठार है। यह राजस्थान के कोटा संभाग और भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ का पार्ट है, के अंदर फैला हुआ है। कोटा संभाग, पूरा का पूरा कोटा संभाग
यदि इसके विस्तार की बात की जाए तो ये इसका विस्तार हो गया कोटा संभाग, एक तो हो गया कोटा संभाग और दूसरा कोटा संभाग से हट करके चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर लगता है, चित्तौड़गढ़ जिले में लगता है। इनके अंदर हाड़ौती का पठार फैला हुआ है, हाड़ौती का पठार है, इसका विस्तार हो गया कोटा संभाग, कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारा और चौथा जिला हो गया झालावाड़। 4 जिले कोटा संभाग के अंदर आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और भैंसरोडगढ़ नामक स्थान जो कि चित्तौड़गढ़ में है, वहाँ तक हाड़ौती का पठार का विस्तार पाया जाता है, हाड़ौती की पठार का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। यदि आपको राजस्थान के अंदर हाड़ौती के पठार की दिशा पूछी जाए या उसकी अवस्थिति के बारे में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर स्थित है। जिले हो गए इसके अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यानी पूरा का पूरा कोटा संभाग। इसके अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ जो जिला है उसका भैंसरोडगढ़ नामक स्थान इसके अंदर शामिल किया जाता है। अब देखते हैं इसकी सामान्य विशेषताएं, हाड़ौती के पठार की सामान्य विशेषताएं। सामान्य विशेषता यानी राजस्थान के कुल कितने भूभाग को घेरे हुए हैं, कुल कितनी जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है, इसके अंदर हाड़ौती का पठार है, इसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर विशेषताओं, सामान्य विशेषताओं में सबसे पहले हम देखेंगे भूभाग, यानी यह राजस्थान के 6.89% भूभाग को घेरे हुए है। हाड़ौती का पठार राजस्थान के 6.89% पार्ट को घेरे हुए है। एक्यूरेट आंकड़ा हो गया, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है लगभग 7%, 6.89% यानी 7% के आसपास, 7% के पास में हो गया, लगभग 7% भी माना जाता है। ठीक है, तो मोटे तौर पर तो इसको 7% माना जाता है और फिक्स आंकड़ा पूछा जाए तो 6.89% हो गया। इसके बाद में हम बात करें इसकी जनसंख्या की, यानी इसके अंदर कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, राजस्थान की टोटल जनसंख्या है उसका कितना हिस्सा हाड़ौती के पठार में निवास करने वाले हैं लोगों का है। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है, लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। जिस प्रकार से पश्चिमी मरुस्थल है, ये हमने देखा था 61% मोटे तौर पे 61% या 61.11 यानी 61.11% ये देखा था। इसी यहाँ पर 40% के लगभग आबादी निवास करती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश उसको देखा, इसी प्रकार से यहाँ पर भी 6.89% भूभाग राजस्थान का घेरे हुए है हाड़ौती का पठार, और उसमें 11% जनसंख्या निवास करती है। अब इसकी उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इसकी उत्पत्ति।
हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति। हाड़ौती की पठार की उत्पत्ति की बात करें तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हाड़ौती का पठार और अरावली पर्वतीय प्रदेश दोनों के दोनों गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। दोनों के दोनों गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं, यानी इनकी उत्पत्ति है वो गोंडवाना लैंड से हुई है। गोंडवाना लैंड राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं उनमें से 2 गोंडवाना लैंड के और 2 तेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं या उनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। तो आपको ध्यान रखना है 2 पार्ट हैं जिनके अंदर एक है हाड़ौती का पठार और दूसरा पहले ही हमने इसका अध्ययन कर लिया अरावली पर्वतीय प्रदेश। दोनों गोंडवाना लैंड के पार्ट माने जाते हैं। यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो हाड़ौती का पठार प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का, भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का पार्ट माना जाता है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का पार्ट माना जाता है। एग्जामिनर गोंडवाना लैंड न देकर के उत्पत्ति के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाए कि हाड़ौती का पठार निम्न में से किसका पार्ट है और वहां पर गोंडवाना लैंड नहीं दे तो आपको ध्यान रखना ये भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का पार्ट है। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का पार्ट, पठारी प्रदेश। इसके अलावा ये हाड़ौती का पठार है वो राजस्थान के अंदर, यानी जो मालवा का पठार है, सॉरी भारत के अंदर मालवा का जो पठार है इसका अंश राजस्थान में भी पाया जाता है थोड़ा सा। तो जो मालवा का पठार है इस मालवा के पठार के ऊपर यानी उत्तर दिशा के अंदर, मालवा के पठार के उत्तर दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर हाड़ौती का पठार पाया जाता है। तो मालवा के पठार का भी पार्ट माना जाता है, मालवा के पठार का पार्ट भी माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन पे पूरी तरह से आपको ध्यान रखना है। गोंडवाना लैंड आएगा तो गोंडवाना लैंड का पार्ट माना जाएगा। गोंडवाना लैंड नहीं देकर के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का पार्ट माना जाएगा और इनमें से दोनों में से कोई भी विकल्प नहीं होता है तो वहां पे मालवा का पठार है, उससे हाड़ौती पठार की उत्पत्ति मानी जाती है। अब हम इसका वर्गीकरण करेंगे। हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण। हाड़ौती के पठार के वर्गीकरण, इसके अंदर बहुत सी छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं। उन पहाड़ियों के आधार पर ही इसका वर्गीकरण किया गया है। पहाड़ियों के आधार पर ही इसका वर्गीकरण किया गया है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मुकुंदरा की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां, इनको सीरियल से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा की पहाड़ियां प्रश्न आ जाए कि मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पे स्थित हैं, तो ध्यान रखना है मुकुंदरा जो है उसकी पहाड़ियां कोटा जिले में है।
मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा जिले के अंदर स्थित हैं। दोस्तों ये जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो कोटा जिले में कोटा और झालावाड़ दोनों जिलों की सीमा का निर्धारण करती हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ दोनों जिले जो हैं उनकी सीमा का निर्धारण करते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ जिले की सीमाओं का निर्धारण करती हैं या सीमा बनाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। या फिर प्रश्न बन सकता है कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं। तो ऑप्शन में आपको कोटा मिलेगा। कोटा नहीं मिलता है तो उस पोजीशन में झालावाड़ मिलेगा और आपको झालावाड़ मानना पड़ेगा। क्योंकि दोनों की सीमाओं का निर्धारण कर रही है तो इसका मतलब झालावाड़ और कोटा दोनों के पास में यानी दोनों के क्षेत्र में ये आती है। लेकिन झालावाड़ में ये बहुत ना के बराबर होती हैं। यदि दोनों ऑप्शन आते हैं तो उस समय आपको कोटा को वरीयता देनी है, कोटा को वरीयता देनी है। ये जो कोटा के अंदर जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं, इन मुकुंदरा की पहाड़ियों की जो आकृति है, मुकुंदरा की पहाड़ियों की आकृति है वो अर्धचंद्राकार आकृति होती है, अर्धचंद्राकार। ऐसे भी प्रश्न दिया जा सकता है कि अर्धचंद्राकार वाली पहाड़ियां हैं वो कहां पर स्थित हैं। तो ध्यान रखना है कोटा में, क्योंकि ये जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं इनकी जो आकृति है वो अर्धचंद्राकार आकृति है। तो अर्धचंद्राकार वाली पहाड़ियां भी कोटा जिले के अंदर होंगी। अभी ये जो मुकुंदरा हिल्स है इसकी पहाड़ियों की जो सर्वोच्च चोटी है, इसके अंदर हम देखेंगे इसकी सर्वोच्च चोटी यानी सबसे ऊंची चोटी, जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है चंदनवाड़ी। सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है चंदनवाड़ी। और ये चंदनवाड़ी जो सर्वोच्च चोटी है वो कहाँ है, तो वो है कोटा जिले के अंदर ही। चूंकि मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं वो मेनली कोटा के अंदर ही हैं, तो चंदनवाड़ी सर्वोच्च चोटी भी कोटा के अंदर होगी। इस चंदनवाड़ी की जो ऊंचाई है यानी इसकी जो सर्वोच्च चोटी चंदनवाड़ी है इसकी ऊंचाई पूछ ली जाए तो आपको ध्यान रखना है इसकी ऊंचाई होगी 517 मीटर, 517 मीटर। यानी मुकुंदरा हिल्स के अंदर मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं उनकी आकृति होगी चंद्राकार, उसकी सर्वोच्च चोटी होगी चंदनवाड़ी, कोटा जिले के अंदर स्थित है और उसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 517 मीटर। अभी ये जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं इन मुकुंदरा की पहाड़ियों के अंदर दो दर्रे हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियों के अंदर दो दर्रे हैं। दो दर्रे हैं उनमें से एक का नाम तो है दर्रा ही नाम है, और दूसरी का एक का नाम तो हो गया दर्रा और दूसरी का नाम हो गया मुकुंदरा, यानी मुकुंदरा का दर्रा। तो दो दर्रे हो गए, एक दर्रा जिसका नाम भी दर्रा ही है और दूसरा मुकुंदरा या मुकुंदरा का दर्रा। इस प्रकार से दो दर्रे हैं और इन दोनों दर्रों के बीच से NH12 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 गुजरता है। यहां से एक बार प्रश्न पूछा गया था कि किन किन दर्रों के मध्य से NH12 गुजरता है। तो आपको ध्यान रखना है मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं उनके अंदर से जो दर्रे हैं दर्रा और मुकुंदरा इन दोनों के मध्य से
NH12 गुजरता है, जिसका वर्तमान में नाम चेंज हो गया है, NH12 की जगह NH52 ये कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त ये जो दर्रे हैं, इन दर्रों के पास से ही दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक भी गुजरता है। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक भी गुजरता है, यानी रेल लाइन भी निकलती है। दिल्ली मुंबई, दिल्ली से मुंबई जाने वाली रेल वहां से गुजरती है। ठीक है, तो पहला पार्ट हमने पढ़ा इसमें मुकुंदरा की पहाड़ियां। इसकी मेन जो विशेषताएं थी वो मैंने बता दी। मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ पे स्थित हैं? कोटा जिले में। कोटा और झालावाड़ दोनों जिलों की सीमा का निर्धारण करती है। तो कोटा ऑप्शन में नहीं हो तो झालावाड़ भी आपको मानना पड़ेगा। इसकी पहाड़ियों की विशेषता होगी अर्धचंद्राकार, यानी आदि चंद्रमा के समान इसकी आकृति है। और इसकी सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है चंदनबाड़ी, जो कोटा जिले में स्थित है, और उसकी ऊंचाई की बात करें तो 517 मीटर ऊंची है। इसके अंदर दो दर्रे पाए जाते हैं, एक का नाम दर्रा और दूसरा मुकुंदरा। याद रह जाएगा, दर्रा और मुकुंदरा, जिनके पास से NH12 या वर्तमान समय में NH52 गुजरता है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग भी यहां से गुजरता है। इसके बाद में 2 नंबर पे हम पढ़ेंगे बूंदी की पहाड़ियां। 2 नंबर पे हम देखेंगे बूंदी की पहाड़ियां। बूंदी की पहाड़ियां। अब प्रश्न बन जाए कि बूंदी की पहाड़ियां कहां हैं, तो इसमें तो किसी को शंका ही नहीं होगी। बूंदी की पहाड़ियां बूंदी जिले के अंदर, बूंदी की पहाड़ियां बूंदी जिले के अंदर, यानी बूंदी में ही है। सबसे मेन यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किन पहाड़ियों को आडावला के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कोई भी ऑप्शन दे देंगे 4, और उनमें एक ऑप्शन आएगा बूंदी की पहाड़ियां। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है, आडावला के नाम से भी इनको जानते हैं। इसका क्या रीजन है? आडावला या अडावला, राजस्थान के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला, उस अरावली पर्वतमाला को कर्नल जेम्स टोड ने आडावला, कर्नल जेम्स टोड ने आडावला के नाम से पुकारा था। तो आडावला किसको कहते हैं ये ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड ने अरावली पर्वतमाला को कहा था आडावला, लेकिन आडावला की पहाड़ियां किसको कहते हैं? बूंदी की पहाड़ियों को, बूंदी की पहाड़ियों को। उसका कारण ये है कि जो अरावली पर्वतमाला है, ये हमारी अरावली पर्वतमाला होगी, और इस अरावली पर्वतमाला के पैरेलल, यानी इसी के समानांतर बूंदी की पहाड़ियां चलती हैं। बूंदी की पहाड़ियां भी इसी के समानांतर चलती हैं। इसके अंदर 2 पहाड़ियां आती हैं, बूंदी की पहाड़ियां भी इसी के समानांतर चलती हैं। इस कारण से इसको आडावला की पहाड़ियां भी कहते हैं। 2 पहाड़ियां हैं इसमें, एक बड़ी पहाड़ी है और एक छोटी पहाड़ी है, अपेक्षाकृत छोटी पहाड़ी है। इन 2 पहाड़ियों में एक पहाड़ी तो है जो बूंदी की पहाड़ी के नाम से ही प्रसिद्ध है, एक पहाड़ी है वो तो है बूंदी की पहाड़ी। एक पहाड़ी तो कहलाती है बूंदी की पहाड़ियां। हालांकि ये दोनों की दोनों बूंदी जिले में है, तो इनको बूंदी की पहाड़ियों के अंतर्गत ही पड़ेंगे। एक पहाड़ी का नाम तो है बूंदी की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ी, सॉरी सिंगुलर में है ना, बूंदी की पहाड़ी। और दूसरी जो है वो है, उसका नाम हो गया हिंडोली।
हिंडोली की पहाड़ी, दो पहाड़ियाँ होगी, बूंदी की पहाड़ियाँ और हिंडोली की पहाड़ियाँ। ये दोनों की दोनों अरावली पर्वतमाला के पैरेलल चलती हैं, उसके समानांतर चलती हैं। यदि हम इसमें से बूंदी की जो पहाड़ी है इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 96 मीटर, 96 मीटर है। और जो हिंडोली है ये छोटी पहाड़ी है, छोटी पहाड़ी है। इसके अंदर जो सर्वोच्च चोटी है, बूंदी की जो पहाड़ी है इसकी सर्वोच्च जो चोटी है उसको सथुर के नाम से जानते हैं। सर्वोच्च चोटी का नाम हो गया सथुर चोटी, सथुर इसकी सर्वोच्च चोटी होगी। और हिंडोली की जो पहाड़ी है इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है इंद्रगढ़, इसका नाम है इंद्रगढ़। तो ये दोनों का आपको ध्यान रखना है। बूंदी की पहाड़ियाँ बूंदी जिले के अंदर हैं, जिन्हें आडावाला के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अरावली पर्वतमाला के समानांतर ये फैली हुई है, इसलिए इनको आडावाला के नाम से भी जानते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कर्नल जेम्स टोड ने आडावाला अरावली पर्वतमाला को कहा है, अरावली पर्वतमाला को कहा है। तो दो इसके अंदर पहाड़ी होगी, एक पहाड़ी बूंदी और दूसरी हिंडोली, जिसकी ये जो हिंडोली है इसका सर्वोच्च चोटी होगी इंद्रगढ़ की चोटी, और बूंदी है इसकी सर्वोच्च चोटी होगी सथुर। ठीक है। अब इसके अंदर ये जो बूंदी की पहाड़ियां हैं इनकी सबसे मुख्य विशेषता ये है कि इसके अंदर 4 मुख्य दर्रे पाए जाते हैं, जहां से इन दर्रों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो उन 4 दर्रों को आपको याद रखना है। कितने दर्रे हो गए? 4 दर्रे हो गए, जिनमें से एक दर्रा हो गया लाखेरी, लाखेरी जहां सीमेंट का कारखाना है उसी के नाम से जानते हैं, लाखेरी का दर्रा, लाखेरी दर्रा। दूसरा हो गया लाखेरी के बाद में दूसरा दर्रा हो गया रामगढ़, रामगढ़ दर्रा। इसके अंदर तीसरा जो दर्रा होगा वो होगा जैतवास, जैतवास का दर्रा, जैतवास दर्रा। लाखेरी दर्रा, रामगढ़ दर्रा, जैतवास दर्रा, और 4 नंबर पे आता है बूंदी दर्रा, बूंदी दर्रा। सर्वप्रथम तो ये चारों कौन कौन से जिले में स्थित हैं, इससे भी प्रश्न बन सकता है। तो ध्यान रखना है, लाखेरी का जो दर्रा है वो बूंदी के अंदर है। ऐसे बूंदी की पहाड़ियां कहा जाता है तो बूंदी के अंदर ही है, लेकिन यहां पे ध्यान रखना है रामगढ़ का दर्रा, रामगढ़ जो दर्रा है वो है 12 जिले में, कहां पे है? 12 जिले में, 12 जिले के अंदर। और जो जैतवास दर्रा है ये बूंदी के अंदर है, और बूंदी दर्रा भी बूंदी के अंदर ही स्थित है। तो ये तो जिलों से संबंधित हो गए, 4 दर्रे हो गए, चारों दर्रों के जिले हो गए। लेकिन इन दर्रों की जो खासियत है, दर्रे मीन्स एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने का मार्ग होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने का मार्ग होता है, जो पहाड़ियों के अंदर, पठारों के अंदर होता है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। तो ये जो लाखेरी का दर्रा है ये सवाई माधोपुर और कोटा, सवाई माधोपुर और कोटा है, उस मार्ग को जोड़ने का काम, यानी बूंदी के अंदर स्थित है, लेकिन यहां से सवाई माधोपुर कोटा, सवाई माधोपुर और कोटा, सवाई माधोपुर से कोटा को जाने वाला मार्ग है।
उस मार्ग के ऊपर स्थित है ये लाखेरी का दर्रा। रामगढ़ दर्रे की बात करें तो रामगढ़ का जो दर्रा है वो बारां जिले के अंदर स्थित है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, रामगढ़ दर्रा है, इसी के पास में एक तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है। और इसी के पास में कनक सागर, कनक सागर नाम से आपको लग रहा होगा सागर, लेकिन है क्या ये झील। कनक सागर झील भी इसी दर्रे के पास में स्थित है। और ये जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है ये राजस्थान का सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र, आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, अभ्यारण्य है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न बन सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है वो कहाँ है, बारां जिले में, रामगढ़ दर्रा भी बारां जिले में है। और ये जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है ये राजस्थान का सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र भी है। इसके पास में कनक सागर झील है। जैतवास दर्रे की बात करें तो ये जो जैतवास दर्रा है ये बूंदी से टोंक जाने वाला जो मार्ग है, यानी बूंदी और टोंक मार्ग है, उस बूंदी टोंक मार्ग के ऊपर स्थित है जैतवास का दर्रा। इसके बाद में बूंदी दर्रा, ये बूंदी दर्रा है, इस बूंदी के दर्रे से NH 52 गुजरता है। NH अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, NH 52, वर्तमान में इसको NH 52 कहते हैं, जबकि पहले ये था NH 12। NH 12 से प्रश्न पूछा जा चुका है, हो सकता है अब इसी को बदल करके दे दे, यानी अब नाम बदल गया NH 52, तो फिर से ये प्रश्न आ जाए तो आपको ध्यान रखना है बूंदी का जो दर्रा है उससे NH 12 या NH 52 गुजरता है। ठीक है, अब तीसरा जो पार्ट है इसी में, तीसरे नंबर की जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तीसरे नंबर की जो पहाड़ियां हैं उनमें आएगा, यहाँ पे आएगा ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार, सबसे पहले तो इसकी लोकेशन पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है ये 3 जिलों के अंदर है। ऊपर माल का पठार राजस्थान के 3 जिलों में है। वो 3 जिले कौन कौन से होंगे, इनमें एक होगा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा और बूंदी, इन 3 जिलों के अंदर ये स्थित है। ऊपरमाल का पठार है, इसका जो आकार है वो है त्रिभुजाकार। प्रश्न पूछा जा चुका है ऊपरमाल के पठार का आकार किस प्रकार का है, तो आपको ध्यान रखना है त्रिभुजाकार, यानी त्रिभुज की जैसे आकार वाला है ऊपरमाल का पठार। और इस ऊपरमाल का ये ऊपरमाल का पठार है, इसमें हम देखेंगे एक तरफ तो है बिजोलिया। बिजोलिया कहां पे है, भीलवाड़ा के अंदर है, बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर है। फिर इसके बाद में इधर है हमारा बिजोलिया तो हो गया भीलवाड़ा में,
दूसरा इधर आएगा भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़, जहाँ से चंबल नदी राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, भैंसरोडगढ़। चित्तौड़ का भी थोड़ा सा पार्ट आता है, अभी हमने पढ़ा था। तो ये जो भैंसरोडगढ़ है ये चित्तौड़गढ़ के अंदर, और ऊपर इसके ऊपर है डाबी, डाबी नामक स्थान। ये डाबी है वो बूंदी में है, बूंदी में। इन तीनों के मिड में, मध्य में ऊपरमाल का पठार पाया जाता है, यानी इस प्रकार से ये बना हुआ है, इस प्रकार के आकार का त्रिभुजाकार। तो इधर तो हो गया भैंसरोडगढ़, इधर तो हो गया भैंसरोडगढ़, इधर हो गया बिजोलिया, इधर हो गया बिजोलिया, और ऊपर हो गया डाबी। डाबी बूंदी के अंदर, बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर, और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। तो ऊपरमाल का पठार राजस्थान के 3 जिलों में हो गया। प्रॉपर स्थान की बात की जाए तो यहाँ पे देखो डाबी बूंदी के अंदर, बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर, और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर चंबल और मेज नदियां इस ऊपरमाल के पठार के गिरिपथ से, यानी इसका जो पदीय भाग है वहां से गुजरती हैं, इसके पदीय भाग से गुजरती हैं ऊपरमाल के पठार से, यहां से इधर से। इस प्रकार से मेज और चंबल नदी यहां पर बहती है। ठीक है, ये जो ऊपरमाल का पठार है वो इमारती चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, इमारती चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है, इमारती चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। बिजोलिया, ये जो बिजोलिया है ना, यहाँ बिजोलिया से पत्थर, इमारती पत्थर जो भवन वगैरह बनाने के काम में आते हैं, वहाँ पर यानी जो पट्टियाँ होती हैं ना, वो यहीं से, यहीं की पट्टियाँ प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इमारती पत्थरों के लिए या इमारती चट्टानों के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऊपरमाल के बाद में हम पढ़ेंगे अब चौथा पार्ट इसका, वो होगा शाहाबाद, शाहाबाद उच्च भूमि, शाहाबाद उच्च भूमि, शाहाबाद उच्च भूमि। शाहाबाद उच्च भूमि है, ये अभी शाहाबाद उच्च भूमि मेनली 12 जिले में है, 12 जिले के अंदर है। अभी हमने थोड़ी देर पहले रामगढ़ की पहाड़ियां हैं उनकी चर्चा की। तो रामगढ़ की जो पहाड़ियां हैं, उन रामगढ़ की पहाड़ियों के पास में ही शाहाबाद उच्च भूमि स्थित है। शाहाबाद उच्च भूमि रामगढ़ की पहाड़ियों के पास में ही स्थित है। और ये जो रामगढ़ की पहाड़ियां हैं, वहां पे मैं बताना भूल गया, रामगढ़ की जो पहाड़ियां हैं इनकी सबसे मेन विशेषता ये है कि ये घोड़े की नाल के समान, घोड़े की नाल की आकृति की, घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियां हैं, घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? रामगढ़ की पहाड़ियां। और रामगढ़ की पहाड़ियों के पास में ही शाहाबाद उच्च भूमि है जो 12 जिले में है। घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ी होगी रामगढ़ के अंदर, लेकिन ये ध्यान रखना है घोड़े की नाल की जैसे आकार वाला या घोड़े की नाल, घोड़े की नाल के समान आकार वाला, नाल के जैसे आकार वाला जिला, जैसे आकार वाला जिला पूछा जाए तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वो जिला होगा हमारा
कौन सा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर जो भैंसरोडगढ़ है ना, भैंसरोडगढ़ वो घोड़े की नाल के जैसा ही है और पूरा जिला भी लगभग घोड़े की नाल के जैसा ही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथ में। घोड़े की नाल कहां पाई जाती है ये पूछा जाए तो घोड़े की नाल उदयपुर के अंदर पाई जाती है। घोड़े की नाल, घोड़े की नाल कहां पाई जाती है तो ध्यान रखना है, घोड़े की नाल पाई जाती है उदयपुर में, पाई जाती है उदयपुर में। ये जो घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ी है वो है रामगढ़ में, रामगढ़ की पहाड़ियां। ठीक है, ये तो हम हाड़ौती के पठार में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो 2 पॉइंट मैंने लिखवाया अलग से, ये दोनों पॉइंट इस हाड़ौती से संबंधित नहीं है, लेकिन यहाँ पर नाल की बात आई तो ये भी आपको साथ में ध्यान रख लेना है कि घोड़े की नाल के जैसे आकार वाला जिला होगा चित्तौड़गढ़ और घोड़े की नाल पाई जाती है उदयपुर के अंदर। अब वापस टॉपिक पे चलते हैं। ये जो शाहबाद उच्च भूमि है, इस शाहबाद उच्च भूमि के अंदर, शाहबाद उच्च भूमि सबसे पहले तो ध्यान रखना है कहाँ पे स्थित है, तो रामगढ़ की जो पहाड़ियां हैं उसी के पास में स्थित है। कौन से जिले में? बारां जिले में। और साथ में ये ध्यान रखना है कि इसकी जो शाहबाद उच्च भूमि है इसके अंदर सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, शाहबाद उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो सबसे ऊंची चोटी है कस्बा थाना, कस्बा थाना। ठीक है, कस्बा थाना। इसके बाद में एक और पार्ट रहेगा इसका डग गंगाधर, गंगधार, डंग गंगधार, नाम ही ऐसे ही, डग गंगधार उच्च भूमि। तो ये डग गंगधार उच्च भूमि है, वो झालावाड़ में स्थित है, झालावाड़ में, यानी झालावाड़ के अंदर डग गंगधार उच्च भूमि है। कभी कभी प्रश्न, यानी अभी तक प्रश्न पूछा नहीं गया है लेकिन बन सकता है कि डंग गंगधार है वो किस जिले में है, तो झालावाड़ में। शाहबाद उच्च भूमि, ये सारे हाड़ौती पठार के अंदर ही आते हैं, हाड़ौती के पठार के अंदर ही आते हैं। शाहबाद उच्च भूमि तो ये भी बारां जिले में है, जो हाड़ौती के पठार में का ही पार्ट है, हाड़ौती के पठार का ही पार्ट है। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर ये जो हाड़ौती का पठार है, इस हाड़ौती के पठार में, ये तो पठारी भाग है, इसके पास में थोड़ा सा हाड़ौती का पठार है, उसके पास में एक अर्धचंद्राकार मैदान भी पाया जाता है, अर्धचंद्राकार मैदान, अर्धचंद्राकार मैदान। ये जो अर्धचंद्राकार मैदान है वो वैसे तो मैदानी भाग के अंदर पढ़ा जाता, लेकिन वहां पर हमने नहीं पढ़ा क्योंकि ये इन हाड़ौती का पठार है, इसके मध्य में स्थित है, बीच में थोड़ा सा है अर्धचंद्राकार। और ये जो मैदान है इसके बारे में पूछा जाए कि अर्धचंद्राकार मैदान है, प्रश्न बन सकता है अर्धचंद्राकार मैदान किस भौतिक भाग का, किस भौतिक विभाजन का पार्ट है, तो ध्यान रखना है हाड़ौती का पठार। यहाँ पे मैदानी, पूर्वी मैदानी प्रदेश का पार्ट नहीं करना है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। अर्धचंद्राकार मैदान हाड़ौती पठार का भाग माना जाता है। इसके अंदर हमारी जो मेज, चंबल, काली सिंध, मेज, चंबल, काली सिंध, पार्वती और परवन, पहले परवन आएगी, पहले परवन और उसके बाद में पार्वती,
ये नदियों का क्रम भी हो गया, पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली, यानी इस जो हाड़ौती प्रदेश है ना, इसके आसपास में ये जो नदियां बहती हैं, मेज, चंबल, काली सिंध, परवन और पार्वती, इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछा जाए तो ये इनका क्रम भी हो गया, मेज नदी, फिर उसके बाद में चंबल, फिर काली सिंध, फिर परवन और फिर पार्वती। ये जो पांचों नदियां हैं, इन ये पांचों नदियों का क्षेत्र है। ये जो अर्धचंद्राकार मैदान है ना, इसके मध्य से यानी इसके पास से ये 5 नदियां गुजरती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हल्की काली मिट्टी पाई जाती है, एक तो इसकी खासियत ये होगी हल्की काली मिट्टी, और सबसे जो मुख्य इसकी विशेषता है वो है ये अर्धचंद्राकार मैदान है, वो सोयाबीन की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सोयाबीन की खेती के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है, ठीक है। इस प्रकार से हमने हाड़ौती का पठार पढ़ा, इससे संबंधित जो भी मुख्य बातें थी उन पे हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखें। थैंकिंग फॉर वॉचिंग।